तो दोस्तों ये क्या है? आई मीन ये है आपका इंडियन प्लेट कुछ मिलियन साल पहले। तो समझते हैं। इससे पहले हमने काफी कुछ चीजें देखा था, जैसे कि आपका बिग बैंग, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास, फर्स्ट लाइफ, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ पैंजिया स्प्लिट। अब हम देखने वाले हैं इंडिया मूव टूवर्ड्स यूरेशिया। जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशिया कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है। तो इस मॉड्यूल में सबसे पहले एज यूजुअल एक एनिमेटेड लेक्चर देखेंगे, दूसरा माइंड मैप्स, ठीक है, फिर 2 MCQs हम सॉल्व करेंगे, एक असर्शन रीजन और फाइनली एक मेंस क्वेश्चन। ये मेंस क्वेश्चन काफी मस्त है, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एनिमेटेड लेक्चर। तो दोस्तों ये है आपका इंडिया लगभग 6 करोड़ साल पहले। ये अभी 33C के अंदर है। चलो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। बहुत करोड़ साल पहले अर्थ पर एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। फिर ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लोअर एशिया जो ऊपर वाला पार्ट है और दूसरा गोंडवाना नीचे वाला पार्ट। अब धीरे धीरे एशिया और यूरोप बनना शुरू होता है, लेकिन उस टाइम एशिया में इंडिया मिसिंग था। देखो इंडिया आपको नहीं दिख रहा है, इंडिया कहीं और है। तब स्टार्ट होता है इंडिया का जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी। इंडिया जो गोंडवाना का पार्ट था धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देता है। ये मूवमेंट बहुत स्लो होता है लेकिन कंटिन्यूस होता है। इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। फिर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है जब इंडिया इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटर करता है और आखिरकार ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। इस टकराव के बाद यानी कोलिशन के बाद क्या होता है? कोलिशन की वजह से हिमालयाज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब बड़ा सवाल है, इंडिया ने इतना लंबा ट्रैवल कैसे किया? आंसर बहुत सिंपल है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अर्थ के अंदर जो मैंटल कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो प्लेट्स को धीरे धीरे पुश करते रहते हैं। इसी वजह से इंडियन प्लेट मूव करता रहता है और आज यहां तक पहुंच गया। एक और इंटरेस्टिंग बात समझना है आपको, इंडियन प्लेट आज भी रुका नहीं है। यह अभी भी लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रहा है। इसीलिए हिमालयास आज भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये कोर्स क्यों खरीदना चाहिए? वेल, इसका रीजन है ये। हाँ, ये है रीजन। तो दोस्तों नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम एक और बार सीखते हैं। तो ये है आपके सामने इंडियन प्लेट, ठीक है। ये है 6 करोड़ साल पहले। ये अभी 33C के अराउंड तैर रहा है। फिर से समझते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अभी का मैप, वर्ल्ड मैप, ठीक है। अभी है 2026 और ये है आपका मैप। आप वहां पे इंडिया भी देख रहे हो और वहां पे आपको हिमालयस भी दिख रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कुछ करोड़ साल पहले। हम चलते हैं पास्ट में, करीब 25 करोड़ साल पहले। 25 करोड़ साल पहले मतलब 250 मिलियन ईयर्स अगो। 250 मिलियन ईयर्स अगो। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था। अभी कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? अभी आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। 25 करोड़ साल पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और उस कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। उसके अराउंड सिर्फ एक ही ओशन था। उस ओशन का नाम है पैंथलासा। पैंजिया पैंथलासा, पैंजिया पैंथलासा, पैंजिया पैंथलासा। आपको याद हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी जॉइंट फैमिली होता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ टकराव रहता है। ये पैंजिया भी एक जॉइंट फैमिली है। अब इसके अंदर भी कुछ टकराव थे, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है। इस टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से पैंजिया 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट में।
ऊपर वाले पार्ट का नाम है आपका लोरेशिया और नीचे वाले पार्ट का नाम है आपका गोंडवाना। ठीक है, अब गोंडवाना के अंदर है आपका इंडियन प्लेट। आप इंडियन प्लेट देख रहे हो वहां पे, इंडियन प्लेट। अब होता क्या है कि हमें पता है कि इंडियन प्लेट जाके टकराने वाला है यूरेशियन प्लेट में। इस टाइम पे इंडियन प्लेट साउथ ऑफ द इक्वेटर है। ठीक है, अब स्लोली स्लोली इंडियन प्लेट गोंडवाना से अलग होने वाला है। ये आप देख रहे हो, स्लोली स्लोली आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है, आपको इंडियन प्लेट दिखाई दे रहा है, आपको अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई दे रहा है। और वहां पे एक बड़ा सा सुपर मास है, उसको कहते हैं यूरेशिया। ये है मैप अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 15 करोड़ साल पहले। 15 करोड़ साल पहले ऐसा कुछ दिखता था। अब इंडिया अलग हो जाता है। इंडिया अब स्लोली स्लोली अलग होने के बाद क्या करता है, ये इक्वेटर को क्रॉस कर देता है। अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इक्वेटर कहाँ है। ठीक है, नहीं आता कोई टेंशन नहीं, हमारे ज्योग्राफी वाले कोर्स में पढ़ लेना। नहीं तो इक्वेटर को क्रॉस कर देता है। अब इंडियन प्लेट कहां जाके टकराने वाला है, यूरेशियन प्लेट में। बट एक चीज है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक सी है, इसको हम कहते हैं द तेथिस सी। ठीक है, द तेथिस सी। अब ये इंडियन प्लेट धीरे 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 यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है और जो तेथिस सी है वो स्क्वीज होता जा रहा है। तेथिस सी स्क्वीज होता जा रहा है। अब ये जाके टकरा ही जाता है, टकरा गया। टकराने के बाद क्या होता है, आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। ठीक है, आप जैसे दो पिल्लोस ले लो, उन दोनों को टकरा दो तो फिर पिल्लोस ऐसे हो जाते हैं, या कोई भी दो चीज ऐसे टकरा दो, यूजली वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास हम डिटेल में थोड़ा और देखेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो ये है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। ठीक है, और जो मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट है वो जाके टकरा जाता है यूरेशिया में। यूरेशिया में टकराने के बाद आपका होता है फॉर्म हिमालयास। ये हुआ था अराउंड 4 करोड़ साल पहले। एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है, एक रफ आइडिया है सबके पास, क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस था और बहुत ही पहले था। अब एक क्वेश्चन आता है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंडियन प्लेट इतना डिस्टेंस तैर करके यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया, वो क्या रीजन है? तो इसको समझने के लिए सिंपल सा ये डायग्राम देख लो। वहां पे है तैरता हुआ इंडियन प्लेट और वहां पे है आपका यूरेशियन प्लेट। इसके नीचे आप देख रहे हो कन्वेक्शन करंट्स, गर्मी से आपका आता है कन्वेक्शन करंट्स। इसको हम ज्योग्राफी में डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस इतना समझना है, ये कन्वेक्शन करंट्स टेक्टोनिक प्लेट्स को इन्फ्लुएंस करता है और टेक्टोनिक प्लेट जैसे इंडियन प्लेट है वो मूव करता है। ठीक है, वो मूव करता है। तो इंडिया एक पार्ट था गोंडवाना का, गोंडवाना से वो अलग हो जाता है। गोंडवाना से अलग होने के बाद वो इक्वेटर क्रॉस करता है, फिर वो यूरेशिया में टकरा जाता है, जिसकी वजह से हिमालयास फॉर्म होता है। अब हम देखने वाले हैं माइंड मैप्स। तो दोस्तों अभी तक हमने सीख लिया कि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है। ठीक है, और टकरा के आपका हिमालयास भी बन गया है। हिमालयास का फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। अब एक काम करते हैं, अब ये जो हमने सीखा है उसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। डिटेल यानी कि हम थोड़ा इसको माइंड मैप्स में देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं माइंड मैप्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से रटा देगा कि जो होल प्रोसेस है वो कैसे हुआ। ठीक है, दैट्स द वे इट्स डन, माइंड मैप्स। तो ये है आपका माइंड मैप्स और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैंजिया से। तो ये है आपका पैंजिया। ठीक है, पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर स्ट्रक्चर था। ये एग्जिस्ट करता था करोड़ों साल पहले। करेक्ट। अब क्या होता है, पैंजिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, गोंडवाना।
लोरेशिया, गोंडवाना। ठीक है, एनिमेशन में हमने देखा था लोरेशिया जो ऊपर वाला पार्ट है और गोंडवाना जो नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, अब गोंडवाना में आता है आपका इंडियन प्लेट। ठीक है, गोंडवाना में आता है आपका इंडियन प्लेट। अब क्या होता है, अब जो इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना से अलग हो जाता है। गोंडवाना से अलग हो जाने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड्स मूव करता है। अभी फिलहाल जो इंडियन प्लेट है वो इक्वेटर के नीचे है। ठीक है, साउथ ऑफ द इक्वेटर है। और याद रखें ये जो इंडियन प्लेट है वो आइसोलेटेड लैंड मास है। इसका मतलब है कि वो एक आइलैंड है अभी। ठीक है, उसके चारों ओर पानी है। ठीक है, आइसोलेटेड लैंड मास। अब ये इस टाइम पे एशिया से कनेक्टेड नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होता है, अब होता क्या है कि जो इंडियन प्लेट है वो स्लोली 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 इक्वेटर क्रॉस करता है, क्योंकि वो नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और ये काफी लंबे टाइम तक ये ऐसे ही तैरते तैरते जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक एक ही दिन में ये पूरा टूट के पूरा यूरेशिया में घुस गया है, ऐसा नहीं है। ये स्लोली 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 यूरेशिया यानी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो अभी इंडियन प्लेट इक्वेटर को क्रॉस कर दिया, अब वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गया है। चलो, अब ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गया, अब ये यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है। ठीक है, और ये प्रोसेस भी स्लो है, ग्रेजुअल कोलिशन। ये है आपका यूरेशियन प्लेट और ये है आपका इंडियन प्लेट, ये ग्रेजुअली अब टकराने वाला है यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके रीजंस, ये जो इंडियन प्लेट है वो क्यों मूव कर रहा है, इंडियन प्लेट इतना आगे क्यों जा रहा है, उसका मेन रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम ज्योग्राफी में सीखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मेन रीजन है वो है मैंटल मूवमेंट। अब मैंटल मूवमेंट क्यों होता है, वो होता है अंदर का जो मैग्मा है उसके कन्वेक्शन करंट की वजह से। उसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, आपका इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, वो यूरेशिया से टकरा गया। अब आउटकम क्या है, टकराने के बाद आपका फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, अगेन हम डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और इन्हें अब हम कहते हैं हिमालयास। अब हिमालयास की खासियत है कि ये अभी भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से अभी भी टकराते टकराते इसको ऊपर लेके जा रहा है। जो हिमालयास है उसको ऊपर लेके जा रहा है। इंडियन प्लेट का मूवमेंट अभी भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर पे चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे अर्थक्वेक्स भी जैसे हिमालयन रीजन में मिलते हैं। जैसे कि आपका नेपाल अर्थक्वेक तो याद होगा 2015 में, ये मेन रीजन यही था। तो दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया सबसे पहले एनिमेटेड लेक्चर, उसके बाद हमने देख लिया माइंड मैप्स। अब हम करने वाले हैं सॉल्व 2 MCQs। ये सॉल्व आपको करना है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं MCQs। With reference to the northward movement of the Indian plate, consider the following statements। ठीक है, आपका जो इंडियन प्लेट है उसका जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है उसके तहत ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको पता लगाना है कि इन स्टेटमेंट्स में सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है। सबसे पहले, द इंडियन लैंडमास वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ लोरेशिया बिफोर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स यूरेशिया। तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गारंटी गलत है, क्योंकि इंडियन लैंडमास कभी लोरेशिया का पार्ट नहीं था ओरिजिनली, वो बाद में जाके जुड़ा यूरेशिया में। वो स्टार्ट हुआ था कहां से, आपका गोंडवाना से। वो गोंडवाना का पार्ट था, वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलो, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन द इंडियन लैंडमास वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ लोरेशिया बिफोर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स यूरेशिया इज रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है। अच्छा, अब ऑप्शन 2 में चलते हैं। द इंडियन प्लेट क्रॉस द इक्वेटर ड्यूरिंग द नॉर्थवर्ड जर्नी प्रायर टू कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अच्छा,
ये तो हमने सीखा था कि जो इंडियन प्लेट है उसने यूरेशियन प्लेट को क्रॉस किया था, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2 ओनली भी हो सकता है, 2 एंड 3 ओनली भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। अब तीसरा, द क्लोजर ऑफ द तैतीस सी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कोलिशन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। तो हमने एक चीज देखा था कि जो इंडियन प्लेट है वो 33 सी में तैर रहा था, ठीक है। अब जब यूरेशियन प्लेट से जो इंडियन प्लेट टकरा गया तो इसके बीच में जो 33 सी था वो स्लोली क्लोज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो बचा क्या आपके पास? ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका दूसरा एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक और मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के तहत आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द मैंटल कन्वेक्शन करेंट्स एक्ट एज अ ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपने सीखा था कि जो मैंटल कन्वेक्शन करेंट्स होता है मैंटल के अंदर, ठीक है, वो एक ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, उसी की वजह से ये प्लेट्स आगे की ओर शिफ्ट होते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आप देखो, ऑप्शन डी 2 एंड 3 वो गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। द इंडियन प्लेट हैज रिमेन स्टेशनरी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने सीखा था, हमने बेसिकली सीखा था कि जो इंडियन प्लेट है वो करीब करीब 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अभी भी आगे बढ़ रहा है। यह है आपका यूरेशियन प्लेट और यह है आपका इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट अभी भी आगे बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से, ठीक है। सो the rate of the movement of tectonic plates is too insignificant to produce observable geological effect, ठीक है। ये ऑप्शन 3 आपको चैट जीपीटी में डालना है, ये आपको खुद पता लगाना है कि ये ऑप्शन करेक्ट है क्या नहीं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये लेक्चर में है, आपको पता लगाना है कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। ये जो आपका जो इंडियन प्लेट है या जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, कोई भी टेक्टोनिक प्लेट, उनका मूवमेंट इतना इनसिग्निफिकेंट है कि कोई भी जियोलॉजिकल चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको बेसिक गेस मारो, आपको फिर से लेक्चर देखना है, देखो, बट आपको पता लगाना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 भी हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है, ऑप्शन 1 एंड 3 भी हो सकता है। मैं शायद ऑप्शन बी की तरफ, नहीं, मेरे को ऑप्शन बी भी पसंद नहीं है, ऑप्शन सी मेरे को ठीक लग रहा है। आप क्या कहते हो? या ऑप्शन ए भी सही है? मेरे को ऑप्शन ए सही लग रहा है। अभी पता लगाओ, कमेंट बॉक्स में डालो या नीचे शीट अपलोड है उसमें डालो। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यूपीएससी के लिए एक मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काम आएगा GS1 ज्योग्राफी या एंशिएंट हिस्ट्री। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है, ठीक है, आप कोरिलेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्रिटिकली एनालाइज हाउ द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन प्लेट अक्रॉस द इक्वेटर वुड हैव ऑल्टर्ड द क्लाइमेट रिजिम, physiography, and consequently the trajectory of early human civilization in the Indian subcontinent। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपका जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट था, ठीक है, ये आपका इंडियन प्लेट है और ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। आपने सीखा था कि ये जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा था, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होता ही नहीं, ठीक है, मान के चलो ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होता नहीं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ठीक है। मेन चीज तो आपको समझना है, अगर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट नहीं होता तो ये है आपका इक्वेटर और ये है आपका इंडियन प्लेट, वो इधर ही रहता, साउथ में ही रहता, ठीक है, साउथ ऑफ इक्वेटर में ही रहता। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और वो कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे बनता, तो आपके जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कैसे बनता, तो इसको हमें समझाना है, ठीक है।
बहुत इजी है, ठीक है। आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में आने वाले हैं, जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी सबको मिलके लेके चलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अभी का मैप, ये है आपका वर्ल्ड मैप। इसके बारे में तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओशियंस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इंडिया भी देख रहे हो, वो है आपका इंडिया, और वहां पे आपका हिमालय भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं पास्ट में, ठीक है। ये है आपका पास्ट 110 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 10 करोड़ साल पहले, ठीक है। 10 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा कुछ मैप था, वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो आप देख रहे हो इंडिया, इंडिया अभी कहां पे है? इक्वेटर के नीचे है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इक्वेटर के नीचे ही रहता इंडिया, इंडियन प्लेट, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे डेवलप होता? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, इतना कुछ टफ सा नहीं है, बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। इस आंसर को निकालना, इसका सॉल्यूशन निकालना टफ नहीं है, ठीक है। आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें यूज कर सकते हो, ये टफ नहीं है, ठीक है। बट आपको बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए, और उन दोनों को मिक्स करना है। मैं समझाता हूं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले यह है हिमालयास। तो हमने सीखा था कि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद आपका ये बढ़िया सा हिमालयस बनता है, ठीक है। आप देख रहे हो, ये है आपका हिमालयास, ये है आपका हिमालयास, और वहां पे थोड़ा ओशन जैसा देख रहे हो, वो है आपका 33 सी। तो ऐसा कुछ था उस टाइम पे, 5 करोड़ 4 करोड़ साल पहले ऐसा कुछ दिखता था हिमालयास, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहली बात, अगर आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराता नहीं और इंडिया नीचे ही रहता, तो पहली चीज तो हिमालयास तो बनता ही नहीं, ठीक है। हिमालयास नहीं बनता, तो हिमालयास नहीं बनता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? नहीं, हिमालयास के बिना तो मतलब आधी इंडियन हिस्ट्री तो गायब है। तो ये है हिमालयास, और वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पता ही होगा यार, मतलब काफी इंडियन स्टेट से निकल के जाता है, ठीक है। तो वो है हिमालयास और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, अब आपको मॉनसून का सिस्टम आपको समझना होगा। तो होता क्या है कि आपको बस इतना समझना है अभी के लिए, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स समझाता हूं। आपका जो इंडियन प्लेट है, आपका जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, वो अप्रैल, मई, जून इस टाइम में बहुत गर्म हो जाता है। समर सीजन है, नहीं गर्मियों की छुट्टी मिलती है आपको, समर सीजन है, ठीक है। इस टाइम पे ये जो इंडियन प्लेट है वो बहुत गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी को मिटाने के लिए आपका बारिश आने लगता है, कहां से? साउथ वेस्ट से। आपको साउथ वेस्ट दिख रहा है, ठीक है, वहां से आपका मॉनसून आने लगता है। तो वहां पे दिख रहा है मॉनसून, ठीक है, वो है आपका मॉनसून। फिर ये धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में फैल जाता है ये मॉनसून, ठीक है। तो ये है प्रोसेस मॉनसून का। अब होता क्या है कि हिमालय का एक बहुत ही डेफिनेट पर्पस है। ये क्या करता है कि ये जो मॉनसून वाले क्लाउड्स है, ये इनको बाहर जाने नहीं देता, चाइना या तिब्बत वाले एरिया में जाने नहीं देता, ठीक है। ये जो नमी है वो बाहर जाने नहीं देता, वो इनक्लोज कर देता है। ये है आपका हिमालयस, ठीक है, और ये है आपका जो क्लाउड्स है वो इसके बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। देखो नहीं जा पा रहा है ये बाहर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हिमालयस का। वो रेगुलेट करता है आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो क्लाइमेट है, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्लाइमेट हिमालयस रेगुलेट करता है, ठीक है। तो वो है हिमालयस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस। वो मॉनसून डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब आपने सीखा था कि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया नहीं तो हिमालयस बने नहीं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मेन चीज, आपका जो मॉनसून है वो काफी मॉडरेट होगा, उसका इफेक्ट बहुत ही मॉडरेट होगा, क्योंकि अभी एक आइलैंड है, ठीक है। आपका एक आइलैंड है इंडिया, ठीक है। आपने देख लिया था पहले पिक्चर में कि इंडिया एक आइलैंड है, वो सी के अराउंड तैर रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा उसका मतलब, ठीक है। अब वो आइलैंड है तो उसके अराउंड तो ये हिमालय माउंटेन्स बने नहीं है, ठीक है। तो
लैंड सी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट तो जरूर होगा, लैंड का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, सी का कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर डिफरेंट होगा, बट ये जो बैरियर इफेक्ट ऑफ हिमालयस है वो नहीं होगा, क्योंकि हिमालयस ही नहीं है। ठीक है, आपका आइलैंड है बट हिमालयस ही नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो रेनफॉल है आपका जो आइलैंड है, क्योंकि अब इंडिया तो एक आइलैंड है अब, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो में इंडिया का अभी एक आइलैंड है, तो रेनफॉल बहुत मॉडरेट है। मेन चीज ये सीजनल नहीं है, ठीक है, और लेस प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, मॉडरेट है, लेस सीजनल है और लेस प्रेडिक्टेबल है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपका जो रेनफॉल है वो मॉडरेट से बेटर होना चाहिए। ठीक है, वो लेस सीजनल नहीं होना चाहिए, वो सीजनल होना चाहिए, और मेन चीज वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। मतलब किसान को पता लगना चाहिए कि हाँ मॉनसून आने वाला है, मैं उसके हिसाब से तैयार रहूंगा। तो एग्रीकल्चर और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इंटर रिलेटेड है, मॉनसून से इंटर रिलेटेड है, ये एंशियंट टाइम से इंटर रिलेटेड है दोस्तों। विदाउट मॉनसून इंडिया का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो मतलब कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपने देख लिया। पहला पॉइंट है आपका कि अगर यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट नहीं टकराता या इंडियन प्लेट अभी भी साउथ में रहता तो हिमालयस नहीं बनते, हिमालयस नहीं बनते तो आपका जो मॉनसून इफेक्ट है या बैरियर इफेक्ट ऑफ हिमालयस है वो नहीं होता। वो नहीं होता तो मॉनसून बहुत ही मॉडरेट होता, बहुत ही लेस सीजनल होता और लेस प्रेडिक्टेबल होता। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते। आगे देखते हैं। अच्छा, तो हमने सीखा था कि क्वेश्चन में यह है कि इंडियन प्लेट अभी भी अटका हुआ है इक्वेटर के नीचे। तो ये है इंडिया। अभी ये कैसा दिख रहा है, ये है एक आइलैंड। आइलैंड मतलब पूरे चारों तरफ पानी ही पानी। ठीक है, आप कोई भी एक आइलैंड नेशन देख लो, ठीक है, कोई भी एक आइलैंड नेशन देख लो, वो हमेशा, या श्रीलंका ही देख लो, ठीक है, वो हमेशा कोई ना कोई साइक्लोन या इसके बारे में मतलब कोई भी आइलैंड नेशन देख लो, वहां पे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। साइक्लोन्स या टोर्नाडो, जो आपको वर्ड सही लगे वो लगा दो। ठीक है, तो इंडिया अगर सिर्फ एक आइलैंड होता तो ये ऐसा कुछ दिखता। ठीक है, इसके चारों ओर हर टाइम साइक्लोन्स चलते ही रहते। अगर साइक्लोन्स चलते रहते तो फिर वहां पे जीने का फायदा ही कुछ नहीं है, क्योंकि कोस्टल एरिया तो बिल्कुल ही बर्बाद रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो नॉर्मल रेनफॉल है उसके लिए तो माउंटेन्स है नहीं, तो वो ट्रैप ढंग से कर नहीं पाता मॉइस्चर। ठीक है, फिर आपका आता है ओशन सिस्टम। यहाँ पे ओशन सिस्टम में आपको ये देखना है कि इंट्रैक्शन विद द ओशन बहुत ज़्यादा होता, इसीलिए आपके साइक्लोन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। साइक्लोन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे तो कोस्टल इकोनॉमी, ठीक है, कोस्टल इकोनॉमी में वहाँ पे लोग को रहना थोड़ा मुश्किल होता और एक अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता। समटाइम्स बिल्कुल बारिश नहीं होता, क्योंकि आपने पहली बार सीख लिया था कि मानसून का इफेक्ट तो बहुत ही खराब है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम साइक्लोन का इफेक्ट बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता। ठीक है, ओवरऑल अभी का जो इंडिया है वो अच्छे सिस्टम से बना हुआ है। ऊपर आपका हिमालयस है, फिर आपका साउथ वेस्ट मानसून है, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, तो फिर ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है। इससे अच्छा तो सिस्टम हो ही नहीं सकता, बट हमको यूज करने नहीं आता तो वो बात अलग है। ठीक है, तो ये एक चीज हमने सीख लिया। अब दूसरी चीज आपको क्या सीखना है? दूसरी चीज सीखना है कि आपका जो हिमालयस है वो सिर्फ बैरियर इफेक्ट नहीं बनाता, उसका एक मेन पर्पस है, वो सोर्स ऑफ रिवर्स है। सोर्स ऑफ रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। ये आपका हिमालयस आप देख रहे हो, वहां से आपका इंडस रिवर निकल रहा है और सतलज रिवर निकल रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने क्यों मार्क किए? ठीक है, इसको समझना बहुत सिंपल है। इंडस रिवर है और ये आपका सतलज रिवर है। तो आप देख रहे हो येलो में, ये येलो जो एरिया है, यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना तो होगा, हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां डेवलप हुआ था। ठीक है, करेक्ट। अब हमें एक और चीज देखना है। ठीक है,
तो ये जो रिवर्स है इंडस और सतलज के बीच में, कुछ 3-4 और रिवर्स थे, जैसे रवि हुआ, बीस हुआ, अभी वो उन रिवर्स के बारे में नहीं सीखना। इन दोनों रिवर्स के बीच में, इंडस और सतलज के बीच में कुछ और रिवर्स थे, ठीक है। बेसिकली इंडस के ट्रिब्यूटरीज है ये सब, ठीक है। और एक और रिवर थी जिसको जिसको कहते हैं सरस्वती रिवर, ठीक है। ये जो 7 रिवर्स बनाते हैं, इसके अराउंड डेवलप हुआ था आपका ऋक वैदिक कल्चर। ये जो रेड में है वो है ऋक वैदिक कल्चर, ठीक है। ये है ऋक वैदिक कल्चर, इसके अराउंड डेवलप हुआ था इन 7 रिवर्स। इसको कहते हैं सप्त सिंधु, 7 रिवर्स, 7 सीज, क्योंकि सप्त यानी कि 7, सिंधु उस टाइम में ऋग्वैदिक आर्यंस के लिए सिंधु यानी कि सीस, उनके लिए तो ये ओशन ही था, सप्त सिंधु। ये जो 7 रिवर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऋग्वैदिक कल्चर डेवलप होने के लिए, ठीक है। और ये सब मेजॉरिटी रिवर्स आपका आता है हिमालय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्या, अब एक और रिवर सिस्टम देखते हैं। आपने देख लिया इंडस, उसके बाद आपने देख लिया सतलज, अब एक और रिवर सिस्टम देख लो, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। आपका ब्रह्मपुत्रा भी निकल के आ रहा है कहां से, हिमालय से। वो यू टर्न लेता है और इंडिया में आके बे ऑफ बंगाल में घुस जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। तो इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा, और एक और इंपॉर्टेंट रिवर देखना है, वो है आपका गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना। तो ये सब रिवर्स आप देख रहे हो, ये सब रिवर्स कहां से आता है, हिमालय से। अब एक और चीज देखना है, हमने देख लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने देख लिया था ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन या ऋग्वैदिक कल्चर, ठीक है। वो सिविलाइजेशन नहीं कह सकते, कल्चर। तो ये क्या है, ये जो ग्रीन में जो एरिया है, वहां से स्टार्ट हुए थे जनपदास, उसके बाद स्टार्ट हुए थे महाजनपदास, उसके बाद स्टार्ट हुआ था नंदा एम्पायर, उसके बाद स्टार्ट हुआ था आपका मौर्यन एम्पायर, और यहीं कहीं स्टार्ट हुआ था आपका गुप्ता एम्पायर। तो ये पूरा जो ग्रीन में जो एरिया है, ये एम्पायर्स क्रिएट करता है। ये जो पूरा जो एरिया एम्पायर्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो फिर से रिपीटेशन में देखते हैं, येलो में जो एरिया था, ठीक है, येलो में जो एरिया था, वहां पे आपका स्टार्ट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। रेड में जो एरिया है, वहां पे क्या स्टार्ट हुआ था, वहां पे स्टार्ट हुआ था आपका ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक कल्चर। फिर आता है आपका ग्रीन में, ग्रीन में कौन स्टार्ट हुआ था, आपके बहुत सारे एम्पायर्स, किंगडम्स, जनपदास, महाजनपदास, नंदा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। फिर आता है मिडिवल एज में दिल्ली सल्तनत। तो ये पूरा जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलुवियल सॉइल मिलता है। अलुवियल सॉइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अच्छे से रिवर्स है। रिवर्स इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हिमालयास है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब आपके हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आते हैं। तो हमने देखा कि रिवर्स का जो मेजर सोर्स है वो है हिमालयास। अब हिमालयास नहीं है क्योंकि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया नहीं, तो हिमालयास है नहीं। यानी कि आपके जो पेरिनियल रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स मतलब जो 365 डेज आपका जो पानी देता है उसको कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। वो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, वो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, तो फिर अलुवियल प्लेन्स भी नहीं बनते। जो अलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है उसकी वजह से प्लेन्स डेवलप होते हैं, वो नहीं है। ये प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इस प्लेन्स नहीं है यानी कि फर्टाइल लैंड नहीं है, तो सिविलाइजेशन कैसे डेवलप होगा। अब सिविलाइजेशन डेवलप होने के बहुत सारे रीजंस है, बट मेन रीजन हमेशा पानी है, बहुत नेसेसरी है। रिवर बहुत नेसेसरी है, और पेरिनियल रिवर है तो वाह मजा आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप यहां पे एक इमेज देख रहे हो, लेफ्ट में है आपका अलुवियल सॉइल, ठीक है। लेफ्ट में है आपका अलुवियल सॉइल और राइट में है आपका लैटराइट सॉइल, ठीक है। आप अलुवियल सॉइल वाला जो एरिया देख रहे हो वो काफी पौधे, पेड़ और मतलब बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं। बट आपका जो लैटराइट सॉइल है,
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो लैटराइट सॉइल, वहां पे थोड़े बहुत पौधे हैं, वो भी मतलब है, बस दैट्स इट, कुछ ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग मतलब आपकी जो कल्टीवेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दोनों नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा बुरा है। ठीक है, क्योंकि अलुवियल सॉइल आपका बनता है डेपोजिशन से, रिवर डेपोजिशन से, और रिवर आता है आपका हिमालय से, करेक्ट। अब अलुवियल सॉइल नहीं है तो उसके बदले आपका जो इंडिया है, जो अभी साउथ में है, साउथ ऑफ द इक्वेटर है, वहां पे लैटराइट सॉइल है। लैटराइट सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब लैटराइट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो यानी कि उसमें फर्टिलिटी भी लो है और वो बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अगर उस पर एक टाइप का जो क्रॉप आपने लगा दिया तो वहां पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहां का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। उसके वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड एग्रीकल्चर। अच्छा, अगर आपका जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है तो आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप फिशिंग में चले जाओगे, क्योंकि आइलैंड है। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो में इंडिया एक आइलैंड है तो चारों तरफ कोस्ट है, तो आप फिशिंग में तो जा सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज, आप शिफ्टिंग कल्चर में जा सकते हो। तीसरी चीज, आप पास्टरलिज्म में जा सकते हो। पास्टरलिज्म मतलब बेसिकली आप ये जो शीप है, गोट है, उनके पीछे आप दौड़ना है आपको। एग्रीकल्चर, रियल एग्रीकल्चर नहीं है तो ये तीन ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस बचते हैं, बट हमेशा याद रखना, agriculture is the backbone. Agriculture is the backbone of the economy. Agriculture is the backbone of the society. Agriculture is the backbone of the civilization. इसके बिना ये जो पास्टरलिज्म है, फिशिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये सब टाइम पास है। एग्रीकल्चर के सामने ये कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज, बट एग्रीकल्चर के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो होता क्या है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, अगर आपके पास पेरेनियल वाटर नहीं है या अलुवियल सॉइल नहीं है तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑलरेडी बहुत कम है। करेक्ट, सिंपल सी बात है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि आप उस जगह पे बीज उगाओगे, उसको हार्वेस्ट करोगे और उस जगह को वापस न्यूट्रिएंट रिच होने के लिए आप थोड़ा सा ऐश डाल दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप वहां से शिफ्ट हो जाओगे और एक नई जगह पे फिर से एग्रीकल्चर करोगे। फिर उस नई जगह से वापस शिफ्ट होकर पुरानी जगह पे फिर एग्रीकल्चर करोगे, और ये लूप चलता ही रहेगा, ये लूप चलता ही रहेगा। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये इकोलॉजिकली अच्छा नहीं है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ये इकोलॉजिकली अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज, ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। सोसाइटी ऐसे डेवलप होता है, आपने एग्रीकल्चर बना लिया, आपने एक एग्रीकल्चर बेस बना लिया, ठीक है, आपका जो एक्सेस एग्रीकल्चर है वो स्टोर हो जाता है, आपके जो एक्सेस फूड प्रोड्यूस है वो स्टोर हो जाते हैं, तो लोग और भी आपस में सेटल होने लगते हैं, एक ही जगह पे सेटल होने लगते हैं। ये जो स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स है वो बड़े बड़े सेटलमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद वो सिटीज बनता है, उसके बाद वो एम्पायर्स बनता है। बट ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, कोई भी एक जगह रहना नहीं चाहता। अगर कोई भी एक जगह रहना नहीं चाहता तो आपका सिटीज कैसे डेवलप होगा? सिटीज डेवलप नहीं होगा तो फिर आपका एम्पायर्स या सिविलाइजेशन कैसे डेवलप होंगे? तो मतलब ही नहीं है ना, मतलब, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो मैंने लड़की का जो इमेज डाला है, ठीक है, आपको बस पता लगाना है कि किस बेसिस पे, ये एआई जनरेटेड जरूर है बट ये किस बेसिस पे मैंने ये इमेज बनाया है। एक स्मॉल सा हिंट देता हूं, डांसिंग गर्ल, दैट्स इट। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपके जो 16 महाजनपदास है, ठीक है, और ये आपका नंदा एम्पायर का टाइम है। ये कुछ भी डेवलप नहीं होता अगर ढंग का एग्रीकल्चर बेस नहीं होता। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेस हमेशा रिवर वैलीज रहा है। यहां से उनको पानी मिला, यहां से उनको फर्टाइल लैंड मिला, और जिससे एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। एग्रीकल्चर सरप्लस से आपके स्लोली सिटीज डेवलप होने लगे। सिटीज डेवलप होने की वजह से आपका ट्रेड नेटवर्क बढ़ने लगा, क्योंकि
कहते हैं ना बार्टर सिस्टम, आपके पास इतना कह सकते हैं वीट है, ठीक है, और मेरे दोस्त या नेबर के पास इतना टोमेटो है, तो मैं उनके साथ एक्सचेंज कर सकता हूं। अगर मेरे पास भी ज़्यादा है, उसके पास भी ज़्यादा है, हम दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सरप्लस है तो ही, ठीक है, एग्रीकल्चर सरप्लस होना चाहिए, तभी मैं अपना वीट उसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूं। उसके पास टोमेटो ज़्यादा है, तभी वो मेरे साथ एक्सचेंज कर सकता है। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो स्लोली स्लोली ट्रेड डेवलप होता है, ट्रेड डेवलप होता है तो फिर बाहर से लोग आने लगते हैं, इससे इकोनॉमी और भी ग्रो होता है। तो पहली चीज रिवर्स चाहिए, उसके बाद अलुवियल प्लेन्स चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, तो उससे आपका एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, एग्रीकल्चर सरप्लस से आपका ट्रेड बनता है, ट्रेड बनता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो स्लोली स्लोली आपका जो छोटा जो सेटलमेंट है वो सिटी बन जाता है, सिटी बनने के बाद वो एम्पायर बन जाता है या बड़ा सा सिविलाइजेशन बन जाता है। अगर आपका जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, वहां पे इंडिया एक आइलैंड है, इंडिया एक आइलैंड होने की वजह से वहां पे हिमालयस नहीं है, हिमालयस नहीं है तो आपका पेरिनल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, आपका स्नो लेडन माउंटेन्स नहीं है, जो स्नो पिघल के जो आपका जो रिवर्स बनता है वो नहीं है, तो आपका अलुवियल सॉइल नहीं है, अलुवियल सॉइल नहीं है तो फर्टाइल प्लेन्स नहीं है, फर्टाइल प्लेन्स नहीं है तो एग्रीकल्चर है बट उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है, एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है तो ट्रेड नहीं है, ट्रेड नहीं हो तो सिटीज़ डेवलप नहीं होते, सिटीज़ नहीं डेवलप होते तो एम्पायर नहीं बनता। तो ये एक बहुत ही गंदा विश्व साइकिल बनता रहता है। तो इसीलिए बहुत चांसेस है कि जो इंडिया अगर एक आइलैंड रहता इक्वेटर के साउथ में, तो सिविलाइजेशन बहुत लेट डेवलप होता, अगर होता भी तो चांसेस बहुत कम है वहां पे एक प्रॉपर सिविलाइजेशन डेवलप होता, अगर होता भी तो बहुत ही लेट होता। यहां पे अराउंड 2500 बीसी यानी करीब करीब 5000 साल पहले या 4500 साल पहले आपका एक वेल डिफाइंड सिविलाइजेशन बन गया था इंडिया में। बट अभी का जो सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है 2500 बीसी या 4500 ईयर्स अगो आपका कोई ढंग से सिविलाइजेशन बनता। तो बेसिकली आपको ये सब पॉइंट्स बना के आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है उसमें आपको लिखना है। आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, सेम क्वेश्चन को सिंपल करके इसको एक बढ़िया सा आंसर बना सकते हो, ठीक है। इससे भी बेटर आंसर बन सकता है, इससे भी इंपॉर्टेंट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बन सकते हैं। आपको प्लीज रिसर्च करना है बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया सा पर्सपेक्टिव लेने के लिए, एक बढ़िया सा पर्सपेक्टिव लेने के लिए अगर इंडिया साउथ ऑफ इक्वेटर होता तो कैसे दिखता, उसके लिए हम जा सकते हैं मडगास्कर, हम ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली डेवलप हुआ है, 1900s या उस टाइम के अराउंड ही ऑस्ट्रेलिया एक ऑलमोस्ट डेवलप नेशन बना है, उस टाइम के अराउंड ही ऑलमोस्ट अच्छे से डेवलप होने लगा, उससे पहले वहां कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल हटा देते हैं, अभी मडगास्कर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मडगास्कर आप पता लगाओ कहां पे है, ठीक है। तो ये है आपका साइड में मडगास्कर, 2500 बीसी। तो मडगास्कर का आप सिचुएशन देख रहे हो 2500 बीसी, यानी कि 4500 साल पहले। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। वो अभी भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ठीक है। फायर उन्होंने जस्ट रिसेंटली डिस्कवर किया है। उसी टाइम पे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, यहाँ लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रेनेज है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो सिचुएशन का डिफरेंस देख रहे हो आप, नहीं, सिचुएशन का डिफरेंस देख रहे हो। तो ये क्यों हुआ, सिंपल सा रीजन, आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपका जो इंडिया है वो एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है,
तो लोग यहां नहीं आ सकते क्योंकि मेन चीज आपका जो बोट है, जो आपका शिप है, वो बहुत, ये जो मैरीटाइम इकोनॉमी है वो बहुत लेट डेवलप हुआ था। ठीक है, आपका जो ट्रेड बाय सीज वो बहुत लेट हुआ था और बहुत कम होता था, होता भी तो था, बहुत कम होता था। तो मेन चीज आपका इंडो आर्यन माइग्रेशन नहीं होता, फिर आपका मेटलर्जी डेवलप नहीं होता, आपका राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं होता, आपका जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है वो ढंग से नहीं होता, कल्चरल एक्सचेंज नहीं होता, आपको R&D कुछ भी नहीं मिलता। ये क्यों नहीं होता मैं समझाता हूं, ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका मडगास्कर, ठीक है, या आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया एज एन आइलैंड। ठीक है, यह है इंडिया एज एन आइलैंड। ठीक है, और उस जगह पे साइड में आप क्या देख रहे हो, वहां पे है मौर्यन एम्पायर, सेम टाइम। ठीक है, मडगास्कर और ये है इंडिया मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस मैं समझाता हूं। आपका जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट है, ठीक है, वर्ल्ड में जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट है वो ऑलमोस्ट वेस्ट से आया है। इंडिया ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप किया है, जैसे जीरो और बहुत कुछ चीज़ें, आयुर्वेदा, बहुत कुछ चीज़ें डेवलप किया है। बट इनिशियल फेज में काफ़ी कुछ चीज़ें मेसोपोटामिया से आया है। आपका जो ब्रॉन्ज है, जिससे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज, वो मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ है। आपका जो आयरन एज है वो भी मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ है। आपका जो लिखने का स्टाइल है, मड टैबलेट्स पे आप लिखते थे, वो मेसोपोटामिया या इजिप्ट से स्टार्ट हुआ है। सो बेसिकली बहुत कुछ चीजें मेसोपोटामिया की देन है। ठीक है, मेसोपोटामिया की देन है, वहां से स्टार्ट हुआ है। मेसोपोटामिया वेस्ट में है। ठीक है, आपका जो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो मेसोपोटामिया से ही आया है। मेसोपोटामिया से स्लोली वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मौर्यन एम्पायर और सब जगह फैल जाता है स्लोली ओवर द टाइम। अगर इंडिया एक आइलैंड रहता, इक्वेटर के नीचे पड़ा रहता, तो मेसोपोटामिया के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो मेटलर्जी तो डेवलप हुआ नहीं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी ढंग से हुआ नहीं, आपका एग्रीकल्चर भी मतलब लिमिटेड है कुछ छोटे मोटे स्पीशीज के साथ। ठीक है, आपका ट्रेड डेवलप नहीं हुआ, राइट, तो कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एज यूजुअल मैं कह ही रहा था मेटलर्जी। ठीक है, आप देख रहे हो मडगास्कर, सेम टाइम आपका जो मौर्यन एम्पायर है वहां पे आपका मडगास्कर है। वो लोग स्टोन एज में ही अटके हुए हैं। ठीक है, वो लोग स्टोन एज में ही अटके हुए हैं और यहां पे आपका स्टार्ट हो गया एक फुल फ्लेश्ड आयरन एज सिविलाइजेशन। तो आपको एक इससे बेटर आंसर बनाना है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि ये क्रिटिकली एनालाइज मैंने ऐसे किया है। आपको इससे बेटर बनाना है आंसर, और इससे बेटर बना के मेरे को उस शीट में लिख के देना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा, टाइम मिला तो मैं चेक करूंगा।